बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम फर्स्ट वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हमें पता है कि जो जिंदगी की बेसिक स्टार्ट होता है वो एक सेल से होता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। जब स्पर्म और oocyte की फ्यूजन होती है तो जाइगोट बनता है। और जाइगोट क्या है? एक टोटीपोटेंट सेल है। टोटीपोटेंट सेल का मतलब ये है कि इट कैन गिव राइज टू एनी टाइप ऑफ द सेल। ठीक है, आइदर इट इज एपिथेलियल सेल, कार्डिक, कोई भी जो हमारी बॉडी में से सारे सेल्स हैं उसका जो ओरिजिनेशन, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था वो जाइगोट ही था। तो क्या होता है कि सेल डिवीजन होती है। ठीक है, सेल डिवीजन के बाद माइग्रेशन होती है, ग्रोथ होती है, डिफरेंशिएशन होती है, एक मल्टी सेलुलर ह्यूमन बीइंग जो है वो वजूद में आता है। तो ये सारा इसका स्टार्ट है। अब हम बात करेंगे गेमेटोजेनेसिस के बारे में। तो गेमेटोजेनेसिस हमें पता है क्या है? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। ठीक है, डिप्लॉयड जर्म सेल्स से हैप्लॉइड 23 क्रोमोसोम्स आते हैं इन oocytes और स्पर्म्स के अंदर, हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। इस सारे प्रोसीजर को जिसमें इन गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही होती है उसे कहते हैं हम oocytes और स्पर्म्स। ठीक है, और जिसमें ये फॉर्मेशन हो रही है इन oocytes और स्पर्म्स की, उस प्रोसीजर को हम कहते हैं गेमेटोजेनेसिस। अब उसके बाद अगर हम एक सिंपल क्रोमोसोम की बात करें तो उसका एक सेंट्रल कंस्ट्रक्टेड पोर्शन होता है जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, और साइडों पर उसकी आर्म्स होती हैं, हमें पता है। अब जब माइटोसिस का प्रोसीजर हो रहा होता है, मियोसिस का प्रोसीजर हो रहा होता है, उससे पहले हमें पता है कि इंटरफेज आती है और सेल साइकिल का प्रोसीजर भी चलता है जिसके अंदर एस फेज आती, G1 फेज आएगी, फिर एस फेज, G2 एंड देन एम फेज। G1 फेज में क्या होता है कि सिंपल ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है, एस फेज में क्या होता है कि डीएनए की सिंथेसिस होती है। उसके बाद G2 फेज आ गई, एम फेज, ये सारी फेजेस के बारे में मैंने आपको बताया। तो G1 फेज में क्या होता है कि सिंपल ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है, डी ग्रोथ। ठीक है, एस फेज में क्या होता है कि डीएनए की सिंथेसिस होती है, एंड G2 में ग्रोथ होती है, फर्दर प्रिपरेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ द माइटोसिस होती है, और एम फेज में क्या हो जाएगा? माइटोसिस हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि कैसे एस फेज के बाद सिंगल क्रोमेटेड क्रोमोसोम डबल क्रोमेटेड क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसको हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको मैंने सिंपल एक सिंगल क्रोमेटेड क्रोमोसोम्स जो है वो शो करवाए हैं। क्या होगा कि जब एस फेज हो जाएगी तो ये डबल क्रोमेटेड क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और बाद में ये एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे, इनकी पेयरिंग होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले सिंगल क्रोमेटेड क्रोमोसोम था, अब डबल क्रोमेटेड क्रोमोसोम है। उसके बाद जो सोमैटिक बॉडी सेल्स होते हैं उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि ये जो गैमेट्स होते हैं oocytes और स्पर्म, इसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मियोसिस जो है वो एक रिडक्शन डिवीजन है जिसके अंदर डिप्लॉयड क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इसको oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसीजर भी कहते हैं जिसमें oocytes और स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो रही होती है। अब मियोसिस के प्रोसीजर की तरफ देखें आगे। अच्छा, तो मियोसिस की दो मियोटिक डिवीजन होती हैं, एक होगी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और एक होती है सेकंड मियोटिक डिवीजन। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। इसकी भी वही वाली फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। मगर हम पहले प्रोफेज की जो 4-5 फर्दर नेक्स्ट फेजेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। अब ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है तो इन सबको हम क्या कहेंगे? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। प्रोफेज 1 की जो पहली फेज होती है उसको हम कहते हैं लेप्टोटीन। अब लेप्टोटीन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है वो विजिबल होना शुरू हो जाएंगे, वो नजर आना शुरू हो जाएंगे, उनके न्यूक्लियस का जो साइज है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने शो करवाने की कोशिश की है कि वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे, और जब इनके न्यूक्लियस का साइज बड़ा होगा तो क्या होगा कि शॉर्टनिंग हो जाएगी और इनकी थिकनिंग होना शुरू हो जाएगी। ये सारा हो रहा होता है लेप्टोटीन में। नेक्स्ट आती है जाइगोटीन। जाइगोटीन में भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बिगन टू पेयर, यानी उनकी एक दूसरे, यहाँ पर तो फर्दर इनके एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हो गए तो यहाँ पर इनकी क्या हो जाएगी? पेयरिंग होना शुरू हो जाएगी। और पैकिटीन में क्या होगा? देन फर्दर इनकी क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। क्रॉसिंग ओवर होगी तो हमें पता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी अल्टरेशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद डिप्लोटीन में क्या होगा कि इनकी सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, और डायकिनेसिस में वो कम्प्लीटली सेपरेट हो जाएंगे और इनके इर्द गिर्द जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो भी खत्म हो जाएगा। जब न्यूक्लियर इन्वेलप खत्म हो जाएगा, इनकी पेयरिंग भी होगी, क्रॉसिंग ओवर भी हो गई, देन फिर क्या होगा कि मेटाफेज आएगी। और मेटाफेज में क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम है वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं कि मेटाफिजिकल प्लेट की फॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। तो यहाँ पर देखें कि एक मेटाफिजिकल प्लेट बन गई है और क्रोमोसोम पेयर्ड फॉर्म में है। नेक्स्ट आएगा एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज में ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये ऑपोजिट पोल्स के ऊपर, तो पहले तो मेटाफिजिकल प्लेट में तो ऑपोजिट पोल्स पे जा चुके थे ना, अब इन ऑपोजिट पोल से वो माइटोटिक स्पिंडल्स की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, यानी माइटोटिक स्पिंडल उनको अपनी तरफ खींचना शुरू हो जाएगा। और टीलोफेज में क्या होगा कि एक क्लीवेज से बन जाएगा और ये जो है वो दो सेल्स बाद में कम्प्लीटली सेपरेट हो जाएंगे।
ठीक है, ये सारा प्रोसेस हो गया मियोसिस 1 में, जिसमें हमें 2 जो है वो सेल्स आगे मिल गए। अब मियोसिस 2 में क्या होता है कि मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस, उसमें कोई जेनेटिक मटेरियल की रेप्लिकेशन नहीं होगी, बस फर्दर माइटोसिस की तरह सारा प्रोसीजर चलेगा। और इस ओवरऑल प्रोसीजर में जिसमें मियोसिस में मियोसिस 1 हो रही है, मियोसिस 2 हो रही है, तो 4 जो है वो हैप्लॉइड सेल्स हमारे पास आ जाएंगे। अब इस रिडक्शन डिवीजन के कुछ फायदे हैं। क्या फायदा होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी अल्ट्रेशन हो रही है, क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो रहा है। इसका फायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये अल्ट्रेशन नहीं हो रही और क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ नहीं हो रहा, उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं की जा रही, तो अगर 46 क्रोमोसोम है पेरेंट्स के अंदर, ठीक है, तो नेक्स्ट इनकी अगर जो है वो रिडक्शन नहीं हुई तो नेक्स्ट फिर 46 प्लस 46 इस तरह ही क्रोमोसोम का नंबर जो है वो बढ़ता चला जाएगा और डिफरेंट एनोमलीज आना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा अगर जेनेटिक मटेरियल की अल्ट्रेशन नहीं हो रही तो जो चांसेस होते हैं, ठीक है, जो पेरेंट्स में डिजीज है उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि वो आगे चिल्ड्रंस में भी जाएगी, क्योंकि अगर अल्ट्रेशन नहीं हो रही तो कोई ऐसा बिल्कुल ही वो उसके खत्म होने के चांसेस जो है वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है, वो खत्म ही नहीं होती डिजीज, वो आगे चलती जाती है, यानी ट्रेट जो है वो आगे कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल ही अल्टर नहीं हो रहा, जेनेटिक मटेरियल सेम रह रहा है। ठीक है, तो इसका हमें 2 फायदे तो ये पता चल गए कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो मेंटेन किया जा रहा है, इसके अलावा जो है वो जेनेटिक मटेरियल अल्टर किया जा रहा है, जिसकी वजह से डिजीज की प्रिवेंशन भी हो जाती है। इसके अलावा न्यू ट्रेट्स आती हैं, जेनेटिक मटेरियल की अल्ट्रेशन की वजह से न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। और हमें पता है कि इन्वायरमेंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से ट्रेट्स भी उसी लिहाज से चेंज होती हैं और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली थ्योरी यहाँ पर फिट होना शुरू हो जाती है। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।